हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था फिजिक्स क्या है, साथ ही फिजिक्स के जो अलग अलग ब्रांच है उनके बारे में बेसिक डिस्कशन किया। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसमें हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है, साथ साथ इसके जो अलग अलग ब्रांच है मैकेनिक्स के, उनके बारे में हम लोग बेसिक डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो इसका जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द फोर्स। तो इसमें क्या है, हमें ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उनके बारे में देखते हैं। अगर कोई फोर्स प्रेजेंट है उस केस में ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन मैकेनिक्स के पार्ट में करेंगे। सो मैकेनिक्स को डिफाइन करें। इट इज द branch of physics in which we study about motion of the object in presence of force। तो हमने मैकेनिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन था उसको समझा। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है यह है स्टैटिक्स, और सेकेंड पार्ट है इसे बोलते हैं डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, इसमें हम लोग फोर्स को स्टडी करते हैं अगर बॉडी रेस्ट में हो। इस केस में क्या होता है, जो बॉडी होता है यह होता है रेस्ट में, और इस बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और डायनामिक्स की बात करें, यहाँ पे जो बॉडी होता है ये होता है मोशन में। तो डायनेमिक्स में क्या है, अगर बॉडी मोशन कर रहा है उस केस में जो लगने वाला फोर्स है उसका बॉडी का क्या मोशन होगा या क्या उसका नेचर होगा, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगेन डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये काइनेमेटिक्स, और दूसरा पार्ट है इसे बोलते हैं काइनेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स में क्या है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज। तो इस केस में स्टडी मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। और इस केस में क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट के बॉडी को स्टडी करते हैं साथ साथ हम ये भी देखते हैं जो ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है वह किस किस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मैकेनिक्स क्या होता है, साथ साथ उसके जो अलग अलग ब्रांचेस थे उसमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में हम लोगों ने समझा। सो इसमें आप देखो, इसमें हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं ये है काइनेमेटिक्स। तो अभी इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा काइनेमेटिक्स से। उसके बाद हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो हम लोगों ने मैकेनिक्स के बारे में देखा। अब हम लोग जो
फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर, वो है काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग जो उसका कॉज है, जो मोशन को क्रिएट कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ये है मोशन एंड रेस्ट। तो इसमें पहले देखते हैं मोशन और रेस्ट, इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो जहां तक मोशन की बात करें, इन जनरल लाइफ क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखता है तो हम बोलते हैं वह मोशन में है। तो यहाँ पे मूव करने का क्या तात्पर्य है, तो मूव मतलब हुआ उसका जो पोजीशन है वह अगर चेंज करे तो हम लोग बोलते हैं वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखो जो मोशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों पिक्चर में आ रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर हूँ और ये ऑब्जेक्ट है। तो मोशन का जो कंसेप्ट है डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों के मोशन पे। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कार है, इसके अंदर मान लो दो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़े हैं, और ये कार मान लो राइट साइड में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है सड़क पे और यह रेस्ट में है। मान लो ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, और ये पर्सन जो बाहर से देख रहा है ए सी। अब क्या कहते हैं, ये जो कार के अंदर दो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, यह दोनों मूव नहीं कर रहा है, मतलब कार के अंदर यह आराम से बैठा हुआ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जो ये कार है यह राइट डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। हम लोग यहाँ पे मोशन ऑफ द बी को ऑब्जर्व करते हैं। मोशन ऑफ बी, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करें, मतलब जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, तो एक एक रिस्पेक्ट में बी क्या होगा, रेस्ट में होगा। और ये आप लोग ने देखा भी होगा, अगर आप बस में जाते हो, अगर एक पर्सन आपके बगल में बैठा हुआ होता है तो क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी क्या है, रेस्ट में है। और जो यहाँ पे पर्सन बाहर खड़ा हुआ है, ये क्या दिखेगा, ये कार इधर आ रही है तो ये पर्सन भी इधर मूव करता हुआ दिखेगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सी की बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू सी बी क्या है, मोशन में है। तो इस तरह से देखें, इस तरह से आप देखोगे जो बी है विथ रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट में है और विथ रिस्पेक्ट टू सी मोशन में है। तो इस तरह से जो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर पे। सो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के मोशन पे। तो इस तरह से जो मोशन का कंसेप्ट है यह एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के मोशन पे। सो मोशन को अगर डिफाइन करें, a body is said to be motion with respect to observer if its position changes with respect to that observer। तो इस तरह से हम लोगों ने मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट समझा। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या वेलोसिटी को बताने के लिए होता है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उस पोजीशन को बताने के लिए हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वह ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है।
जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, और वहां पे हम लोग एक पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम वहां पे लोकेट करते हैं। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट जिसके यूज करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम लोग बताते हैं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करें, it is set of coordinates which is used to locate position and velocity of an object. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर उसके वेलोसिटी को हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें क्या है, कुछ क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है और कुछ क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसे हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे जो कुछ क्वांटिटी होता है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसमें जो कुछ क्वांटिटी जैसे मान लो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, तो ये सारी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंडेंट करता है। और देखते हैं जो क्वांटिटी नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें जैसे हो गया टाइम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फोर्स। सो ये जो क्वांटिटी है ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट को देखा, साथ साथ देखा कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है और कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ये है डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस को समझते हैं। सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। सो डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो इसको अगर डिफाइन करें, इट इज द एक्चुअल path covered by a body in given time interval। तो इस तरह से जो डिस्टेंस होता है वह बताता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चल रहा है ई डायरेक्शन में, ये गया 2 यूनिट, अगेन इधर मुड़ा ये गया 4 यूनिट, और अगेन डाउन गया ये गया 2 यूनिट। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो इसका जो एक्चुअल पाथ है, यहाँ से ये जो पाथ है ये इसका एक्चुअल पाथ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल पाथ लेंथ होगा
ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 + 2 = 8 यूनिट। तो इस केस में देखें जो इसका जो एक्चुअल पाथ है ये हो जाएगा ये यूनिट। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। तो डिस्टेंस क्या है, हमें कोई पाथ दिया हो तो उसका जो एक्चुअल पाथ होगा उसका लेंथ निकाल लो, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। सो जो डिस्टेंस होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मींस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 8 आया है, तो यहाँ पे इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और डिस्टेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यह हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से जो डिस्टेंस का कंसेप्ट है ये काफी बेसिक कंसेप्ट है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा और देखा कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना हो तो जो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग मिला देंगे स्ट्रेट लाइन में, तो जो उसका जो लेंथ होगा वह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपने जो लास्ट एग्जांपल देखा था, तो यहाँ मैंने लास्ट एग्जांपल में देखा था ये था 2 यूनिट, ये था 4 यूनिट और ये था 2 यूनिट। तो यहाँ पे अगर हम इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए है और इसका एंड पॉइंट है बी, तो यहाँ पे अगर इसको हम मिला दें और इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें ए और बी पॉइंट का, तो ये जो लेंथ होगा यह बताएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यह डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी के बराबर, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 के बराबर। तो इस तरह से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बेसिकली जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है उसे हम मिला देते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है वह डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ा था, डिस्टेंस क्या था एक स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसका डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम लोगों ने देख लिया कि जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है इसे मिला देंगे, जो लेंथ होगा इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है, तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट से टुवर्ड द एंड डायरेक्शन की होता है। डायरेक्शन इसका कुछ इस तरह से होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट, या फिर इसे कह सकते हैं इट इज ए वेक्टर ज्वाइनिंग स्टार्ट टू एंड पॉइंट।
सो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो मान लो जो पोजीशन ए है इसका वेक्टर है r1 और जो पोजीशन बी है इसका पोजीशन वेक्टर है r2। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे देखो जो ए बी हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर। तो इस तरह से अगर मुझे क्वेश्चन में दो पोजीशन दिया हुआ तो उसको हम सेपरेट करके उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को देखा। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है सपोज दैट ये एक सेमी सर्किल है और इसका जो एक्चुअल पाथ है ये ए से शुरू हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो करते हुए जो दूसरा डायमेट्रिक एंड है यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें यह सेंटर हो गया और इसका जो रेडियस है ये आप मान लो r। तो हमें निकालना है ये जो इस पाथ को फॉलो किया इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ तो ये वाला है तो ये क्या हो जाएगा जो सेमी मतलब जो इसका जो पेरीमीटर है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा पाई r। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसमें क्या है जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है इसको मिला दे तो ये जो लेंथ होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 2r। तो इस तरह से इस केस में जो डिस्टेंस होगा पाई आर होगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो इस तरह से आप आसानी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी आप कॉन्फ़िगरेशन में निकाल सकते हो। तो अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे बेस्ट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये 3 सेंटीमीटर डाउन गया और फिर राइट एंगल बनाते हुए यह 4 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में गया। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इस केस में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये अगेन यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पे देखो 3 + 4 ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां तक इसको मिला दें तो इस केस में ट्राइंगल एबीसी में जो हाइपोटेनस हो जाएगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट के लेंथ के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस हो गया 7 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 सेंटीमीटर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है इस सर्किल में घूमा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये घूमते हुए सेम पॉइंट पे आ गया है। इस केस में निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और सेम पॉइंट पे आ गया है। तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि वहां पे कोई भी मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है तो वहां पे कोई भी डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच नहीं होगा।
सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। सो मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उस केस में उस मोशन को दिखाने के लिए हमें कितने डायमेंशन की जरूरत होती है। तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसको बताने के लिए अगर 1 डायमेंशन रिक्वायर्ड होगा तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है 1 डायमेंशन में है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो इस केस में क्या है, आप देखो यह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इस केस में इसको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक डायमेंशन सफिशियंट है। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में लेटेस्ट ये ओरिजिन है और इसके पैरेलल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसके उल्टे डायरेक्शन में निगेटिव एक्स एक्सिस मान लो, तो यह जो एक्स एक्सिस है इसका 1 डायमेंशन इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पे जो यह मोशन होगा इस तरह का, इसे हम लोग बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब यहाँ पे उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक डायमेंशन सफिशियंट है। अब देखते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। सो एक डायमेंशन में क्या था कि वहां पे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक डायमेंशन से काम चल जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, हमें कोई ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जा रहा है जिग जैग में। तो इस केस में क्या है, आप देखो जो मोशन है यह एक प्लेन में हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को दिखाने के लिए 1 डायमेंशन सफिशियंट नहीं है। इस केस में देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन प्लेन में हो रहा हो तो इस केस में मुझे मिनिमम 2 एक्सिस चाहिए। तो इस तरह के मोशन को दिखाने के लिए हमें मिनिमम 2 डायमेंशन चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे मोशन इन 2 डायमेंशन। सो हम लोगों ने मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। सपोज दैट आप मान लो ये एक क्यूबाइड है। मान लो कि ऑब्जेक्ट है ये यहां से चला, उसके बाद ये इधर मुड़ गया, उसके बाद यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया और फिर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, 3 डायमेंशन मतलब स्पेस में हो रहा है। मोशन में देखोगे यहाँ पे यह मोशन एक स्पेस में हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये 1 डायमेंशन भी यहाँ पे सफिशियंट नहीं है, 2 डायमेंशन भी सफिशियंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुझे 3 डायमेंशन यूज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के जो मोशन होता है इसको दिखाने के लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें इस मोशन को दिखाने के लिए 3 डायमेंशन यूज करना पड़ रहा है, तो हम इस तरह के मोशन को बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को डिफाइन किया गया है, इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको अगर डिफाइन करें, इट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मान लो किसी डेल्टा टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट डेल्टा एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेकेंड में जा रहा है 5 मीटर।
तो इस केस में जो स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 5 मीटर और टाइम है 2 मीटर 2 सेकेंड। तो यहाँ से जो स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। कोई ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जा रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो ये पाथ है इसका लेंथ ही इसका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो लेटेस्ट ये डेल्टा एस है और इस पाथ को कवर करने में डेल्टा टी टाइम लगा रहा है। तो इस केस में जो स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से आप लोग आसानी से, अगर आपको डिस्टेंस पता है और टाइम इंटरवल पता है, उसको आपको डिवाइड करना है, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। सो ये काफी सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो हमने एवरेज स्पीड को डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या था, हम किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते थे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता था। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि यह किसी पार्टिकुलर स्टैंड पे इस ऑब्जेक्ट का स्पीड को बताता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ये होता है लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या था, यह एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए स्पीड था। तो अगर यहाँ पे हम ये जो डेल्टा टी है इसे हम काफी स्मॉल 10 to 0 कर दें, उस केस में जो इसका वैल्यू होगा यह उस पार्टिकुलर टाइम पे उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा। तो ये क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। इट मीन्स अगर पोजीशन का, अगर मुझे फंक्शन पता हो, अगर उसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें उसे उस पॉइंट पर उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। जैसे मान लो सपोज ये पोजीशन है और टाइम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। मतलब अगर मुझे पोजीशन दिया है तो उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा स्पीड उस स्टैंड पे आ जाएगा। लेटेस्ट यहाँ पे जो कर्व कुछ इस तरह से बन रहा है मान लो। तो यहाँ पे जो कर्व है इसका जो स्लोप है डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, यह एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, उस केस में इसका जो स्लोप होगा वही इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा। मान लो यह 0.1 है और यह है 0.2। इस पे स्लोप अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो जो स्लोप 2 है यह स्लोप 1 से ज्यादा है। इट मीन्स इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा इस पॉइंट के स्पीड से ज्यादा होगा। इट मीन्स v2 होगा यह ग्रेटर देन v1, क्योंकि जो 0.2 है इसका स्लोप ज्यादा है। आप जानते हैं स्लोप जो है स्पीड को बताता है इन एक्सट्रीक कर्व। तो इस तरह से हम स्लोप को देख के बता सकते हैं कि उस कर्व में किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा है और किस पॉइंट पे स्पीड कम है। सो अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो अगर इसको डिफाइन करें, इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर स्पीड से इसको कंपेयर करें, वहां पे मुझे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसे लिख सकते हैं डेल्टा एस
अपॉन डेल्टा टी। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो लेंथ है इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा और इसका डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन की ओर होगा। तो मान लो यह जो डिस्प्लेसमेंट है इन्होंने डेल्टा टाइम में कवर किया है। तो इस तरह से जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो मान लो सपोज दैट जो ए पोजीशन है इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और जो ये बी वेक्टर है और जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर है मान लो r2 है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा r2 माइनस r1। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा ये हो जाएगा r2 माइनस r1 अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से अगर मुझे दो पोजीशन वेक्टर दिया हो और उसके बीच टाइम इंटरवल पता हो तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके जो इसका एवरेज वेलोसिटी है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो जहां तक बात करें एवरेज स्पीड की तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या था, वह एक स्केलर क्वांटिटी था जहां पे उसका कोई डायरेक्शन नहीं था। यहाँ पे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की तो इसका डायरेक्शन होता है। तो चूंकि इसका डायरेक्शन होता है तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका देखोगे जो डायरेक्शन होता है इसका डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है उसके बराबर होता है, मतलब उसके इक्वल होता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास देखोगे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, अगर हमारे पास पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ या फिर मुझे पोजीशन का जो है टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया हो तो हम उसको डिफरेंशिएट करके जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो एवरेज वेलोसिटी होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो जो एवरेज वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फंक्शन पता हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम वहां से एवरेज वेलोसिटी हम लोग उसका निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, वह किसी टाइम इंटरवल में हम डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर रहे थे और यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है यह किसी पार्टिकुलर स्टेज पे हम लोग देखेंगे कि जो पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एवरेज जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है यह किसी पार्टिकुलर स्टेज पे हम लोग देखते हैं। पार्टिकुलर स्टेज पे जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या था, एवरेज वेलोसिटी था। अगर हमें इस टाइम इंटरवल को काफी स्मॉल कर दें तो हमें उस स्टेज पे जो वेलोसिटी है वो निकल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है ds वेक्टर के अलोंग होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया हो तो उस केस में क्या है, तो यहाँ पे देखो अगर मुझे जो ये
डिस्प्लेसमेंट है। अगर मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये फंक्शन दिया हो तो हम आसानी से डिफरेंशिएट करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन एक्सटी कर्व की बात करें, इट मीन्स अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो उस केस में किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा यह बताएगा उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लेट अस, ये पॉइंट 1 है, तो ये जो लाइन बना है, इस पॉइंट पे जो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका जो स्लोप होगा बेसिकली वह इस पॉइंट पे उस स्टैंड पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे देखो इसका जो डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इसका जो पाथ है यानी जो बॉडी जिस पाथ पे जाएगा उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलाउ होगा। सो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। इट मीन्स ds अपॉन dt इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ds वेक्टर अपॉन dt। इट मीन्स जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और जो स्पीड है उस डिस्टेंस पे वो दोनों हमेशा इक्वल होगा। इसे हम लोग ले सकते हैं v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगेन इसको अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा वेक्टर v dt, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा ये बताएगा टोटल डिस्टेंस। तो इस वाले रिलेशन को यूज करके आप लोग कोई कर्व में जो टोटल डिस्टेंस है वो आप लोग निकाल सकते हो। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो मान लो किसी डेल्टा टी टाइम में चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा बी और टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा बी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी t2 माइनस t1। तो इस तरह से हम लोग अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ तो हम इस वाले रिलेशन को यूज करके आसानी से एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? वह किसी टाइम इंटरवल में था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा किसी पार्टिकुलर स्टैंड पे जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर स्टैंड। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी पार्टिकुलर स्टैंड पे वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। सो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या था?
एवरेज एक्सलेशन जो कि किसी टाइम इंटरवल में था, फाइनाइट टाइम इंटरवल में, अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल को काफी स्मॉल कर दें 10 to 0, तो यहाँ पे मुझे उस स्टैंड पे जो एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन है वो मुझे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं dv/dt। तो यहाँ पे जो रिलेशन आया A=dv/dt। इट मीन्स अगर मुझे वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो, तो अगर मुझे और उसे हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन हमें निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, dv/dt। इट मीन्स अगर मुझे vt कर दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, तो उस केस में जो इस कर्व का स्लोप होगा वो उस पॉइंट पे एक्सलेशन को दिखाएगा। तो मान लो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट 1 का स्लोप है पॉइंट 2 से कम है, यानी स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। तो यहाँ पे देखो एक्सलेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द बीटी कर्व। तो जिसका जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सलेशन भी ज्यादा होगा। इट मीन्स एक्सलेशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एक्सलेशन ऑफ 1। तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ाई करा उस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सलेशन एट t=2 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं जो वेलोसिटी होता है ये होता है, अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएट करें ये हो जाएगा 40 + 1 i कैप प्लस 2t j कैप। तो हमें t=2 सेकंड पे निकालना है वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा 2 × 4 + 1 i कैप प्लस 2 × 2 j कैप। तो हो जाएगा 9 i कैप प्लस 4 j कैप। तो ये जो है वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। अगेन मुझे निकालना है एक्सलेशन एट t=2 सेकंड। तो एक्सलेशन क्या होता है, ये होता है dv/dt। तो मुझे हमने ये निकाला था यहाँ पे 40 + 1 i कैप प्लस 2t j कैप। इसे अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा एक्सलेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 i कैप प्लस 2 j कैप। तो यहाँ पे देखो यह एक कांस्टेंट, यहाँ पे सारा टर्म t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एट t=2 सेकंड जो एक्सलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 i कैप प्लस 2 j कैप। सो आप जानते हो यहाँ पे a होता है dv/dt। अगेन देखो अगर यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको dx से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a dv/dx dx/dt। तो यहाँ पे देखो dx/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v dv/dx। सो इस रिलेशन को आप लोग बहुत बार इसका काम पड़ सकता है, तो हमने इस रिलेशन को हम लोग ने देखा। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग ट्राई। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्सप्रेशन दिया है a=v² और t=0 पे v का वैल्यू दिया है 2। तो मुझे यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे देखो आप इसे लिख सकते हो a=v²। अगेन a को लिख सकते हो v dv/dx v²। तो ये v आ जाएगा, ये हो जाएगा dv/v dx। तो अगेन आप इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे t=0 पे तो यहाँ पे एक्चुअली है x=0 पे दिया है v=2। तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे 0 से x और यहाँ लिमिट आएगा 2 से v।
तो यहाँ हो जाएगा ln v 2 से b इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा ln v बाय 2 इक्वल टू एक्स, और v हो जाएगा 2 इंटू ई पे पावर एक्स। तो इस तरह से जो फाइनल रिलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 ई पे पावर। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है v इक्वल टू 2x और निकालना मुझे एक्सलेशन इन टर्म ऑफ टाइम। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप b लिख सकते हो dx अपॉन dt। अगेन इसे लिख सकते हो dx अपॉन x इक्वल टू 2 dt। इसे इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे क्या है वैल्यू, x का 2 है, और इसे इंटीग्रेट करेंगे 2 से x, और टाइम क्या है 0 से t। तो हो जाएगा ln x 2 से x इक्वल टू 2t। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा ln x बाय 2 इक्वल टू 2t। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 2 ई टू पावर 2t। तो मुझे x का वैल्यू निकल गया इन टर्म ऑफ t, मुझे निकालना है एक्सलेशन। तो अगर इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मुझे इसका एक्सलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसके एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा v इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू 4 ई पे पावर 2t। इससे अगर एक बार और कर दे डिफरेंशिएट तो आ जाएगा a इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू 8 ई पे पावर 2t। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ टाइम हो गया, ये जगह ये आ गया 8 ई पे पावर 2t।